Welcome to the subject of human resource management, and we have unit first of block one, which is about concept and evolution of HRM. That how the HRM is involved, how this subject came from. Okay, so basically, we have to learn here in this unit is definition, the evolution, objectives and scope. What is the nature and characteristics of HRM? Why have we have to study it, and also the components of HRM. So, coming to the evolution, okay, when we talk about evolution, see, just for an example, just imagine अगर आपके स्कूल टाइम में रिसेस ना होता, हमारे जितने भी पीरियड्स होते थे उसके बीच में रिसेस ना होता, या फिर हम कोई मूवी देखते उसके बीच में इंटरमिशन ना होता, या फिर हम जहाँ रहते हैं, हम जहाँ काम करते हैं, वहां पे फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं होता, या फिर लोग आपस में बात नहीं करते, तो सी इमेजिनिंग दिस इज अ हॉरिबल व्यू, राइट? क्योंकि ये चीज हम लोग नहीं कर सकते, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ सोशल बीइंग। हम लोग को गैदर होना अच्छा लगता है, हम लोग को फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है, हम लोग को चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम्स जो है उसका सोल्यूशन हमको जल्दी से जल्दी मिले, कोई हो जो उन प्रॉब्लम्स को केटर कर सके, उसका सोल्यूशन दे सके। यहाँ से जब हम बात करते हैं, कोई ह्यूमन बीइंग एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन एम्प्लॉय वर्क करता है किसी में, तो उसको भी ये सारी चीजों की दिक्कत हो सकती है कि वहां पे उसका फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं है, या एम्प्लॉयर जो है उसकी बात नहीं सुन रहा है, या उसकी शिकायतों का जो है सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो ऐसा कहने से हम लोग ये बात कर सकते हैं कि यहाँ से इवोल्यूशन जो होता है एचआरएम का, वहां से इवोल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि अगर ह्यूमन को आप मशीन की तरह ट्रीट करेंगे, जो कि बहुत वैल्यूएबल एसेट है, तो वो वैल्यूएबल एसेट उतना ढंग से काम नहीं कर पाएगा जितना कोई मशीन की बात अलग है, उसको केवल चलाने के लिए कोई आदमी चाहिए, वो एक चीज अलग है, लेकिन मशीन अपने पे उस पर वर्क करती है। लेकिन ह्यूमंस को वर्क कराने के लिए उनको इमोशनल और रैशनल दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता है। ह्यूमन जो है केवल रैशनल नहीं है, मशीन की तरह केवल टेक्निक और टेक्निक से चलने वाला आदमी नहीं है, वो इमोशनल है, सोशल बीइंग है। तो इसलिए उनको उसी तरह से टैकल किया जाना चाहिए। इसलिए अगर हम लोग जब बात करते हैं, बहुत बड़ी कंपनी जो है हमारी इन्फोसिस, उनके जो फाउंडर है मिस्टर नारायण मूर्ति, वो ये बात कहते हैं कि अगर हम लोग ह्यूमन एसेट को, जो हमारी बहुत वैल्यूएबल एसेट है ऑर्गेनाइजेशन की, अगर हम उनको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, एफिशिएंटली उनका यूज करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। उसी में इसी कैटेगरी को आगे डिवाइड करते हुए साइंटिफिकली जो तीन फिलोसोफर्स थे, तीन मैनेजमेंट फिलोसोफर्स थे, रॉबर्ट ओवन, फ्रेडरिक टेलर और एल्टन मैन ने कुछ अपनी थ्योरीज दी थी कि ह्यूमन रिलेशंस इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। तो सबसे पहली बात, जब रॉबर्ट ओवन आए थे बहुत पहले, लाइक इन 17th 16th सेंचुरी, तो उनने उन्होंने ये बात की थी कि ह्यूमन के वर्किंग आवर्स को कम किया जाना चाहिए, यानी कि हर एक ह्यूमन को 8 आवर्स काम करना चाहिए। 8 आवर्स का जो काम करने का प्रिंसिपल है, वो मिस्टर रॉबर्ट ओवन ने ही दिया है। तो उन्होंने ये बताया कि हमको रिड्यूस करना है वर्किंग आवर्स को, उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करना चाहिए, एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। एम्प्लॉयर अगर कोई डिसीजंस लेता है या इस तरह की चीजें होती है, उनके आपस में कम्युनिटी हो जहाँ पे वो खुल के बात कर सके। अगर वो एम्प्लॉयर से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने साथी लोगों से बात कर सके, उनकी इस तरह की कम्युनिटी होनी चाहिए। मेनली जो इनका फोकस था वो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच से यही था कि 8 आवर्स जो है वर्किंग डे में बहुत है, कि 8 आवर्स से ज्यादा किसी की क्षमता नहीं होती है काम करने की। तो 8 आवर्स काम करने से ह्यूमन जो है एफिशिएंटली काम करेगा, इफेक्टिवली काम करेगा। उसी के कैटेगरी में जब हम एल्टन मैयर की बात करते हैं, उन्होंने ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट जो दिया था, उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की थी, 4 एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे, जिसको हम हॉथरॉन स्टडीज के नाम से जानते हैं। उन स्टडीज, वो चारों बहुत अलग अलग तरह की स्टडीज थी, जैसे कि कभी उन्होंने लाइट कम कर दी एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट में इन फैक्ट्री, तो उससे क्या फर्क आया है, या कभी उन्होंने लोगों को वॉच करना चालू किया, क्योंकि हम लोगों को जब वॉच करते हैं, तो जब लोगों को पता है कि हम उन्हें देख रहे हैं, तो वो थोड़े से अलग ढंग से बिहेव करते हैं, और उनको जब पता है कि हम लोग नहीं देख रहे हैं, तो वो थोड़े से अलग ढंग से बिहेव करते हैं। उन्होंने ये भी अप्रोच डाली कि जब हम लोग जब सारे ह्यूमन आपस में फ्रेंड्स हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ आती है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि बहुत ज्यादा ही फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन में हो जाए।
तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप होने से मतलब क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी हार्म होगी और वहाँ बहुत ज्यादा सोसाइटल एनवायरनमेंट बन जाएगा, जैसे कि फ्रेंडली एनवायरनमेंट, जैसा हम लोग घर में अपनी सोसाइटीज में रहते हैं। उस तरह से भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उस तरह से भी नहीं होना चाहिए कि आपका आपस में कोई दोस्ती नहीं है। तो उन्होंने देखा कि ग्रुप फॉर्मेशन जो है टेक्निक बन गई है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग हैं जो ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं, वो लोग उन्हीं ग्रुप में कंफर्टेबल भी होते हैं, वो लोग दूसरे ग्रुप से बात भी नहीं करते हैं। लेकिन इससे ना तो फ्रेंडली एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा भी नहीं बनता है और बहुत ज्यादा कम भी नहीं हो जाता है जो प्रोडक्टिविटी को हार्म करे। तो इसलिए उन्होंने पीपल ओरिएंटेड अप्रोच ली थी। वर्क एनवायरनमेंट किस तरह का होना चाहिए, वर्क एनवायरनमेंट से प्रोडक्टिविटी कितनी इफेक्ट होती है, और साथ में सोशल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स कि इन्होंने जो है मेन फोकस एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी पे किया था। कि जैसे लाइट ज्यादा आती है या हम लोग बीच में ब्रेक्स देते हैं, अगर हम लोग कैंटीन्स लगवा देते हैं, अगर हम लोग रेस्ट रूम्स लगवा देते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो कुल मिला के एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ती है और कितनी हार्म होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी ही ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और सक्सेस में जो है रिफ्लेक्ट होती है। तो हमको ये देखना है हॉथरमन स्टडीज के माध्यम से कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका सोशल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट था क्या। इसलिए उन्होंने पीपल ओरिएंटेड अप्रोच दी, उन्होंने रिलेशनशिप बताया प्रोडक्टिविटी और वर्क एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफ डब्ल्यू टेलर की। जब हम बात करते थे, जब हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट सब्जेक्ट की, जो हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ अवर कॉमर्स, की हमने दो फिलोसोफर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है। फर्स्ट इज हेनरी फ्रॉड, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट दिया था, ठीक है। लेकिन सेकंड जो थे वो एफ डब्ल्यू टेलर थे, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर भी कहलाते हैं। तो उन्होंने क्या दिया, उन्होंने भी ह्यूमन रिलेशंस की बात की थी इस तरह से कि अगर सी कोई ह्यूमन है, अगर मैं कोई काम जो है 10,000 यूनिट्स हमको 10 आवर्स में प्रोड्यूस करना है, वो 10,000 यूनिट्स में अपनी स्किल से 8 आवर्स में प्रोड्यूस कर रही हूँ, और कोई दूसरा बंदा है वो 10,000 यूनिट्स को उसी टेक्निक से, उसी स्किल से, अपनी स्किल से वो 15 आवर्स में प्रोड्यूस कर रहा है, यानी और एक जो है वो 10 आवर्स में प्रोड्यूस कर रहा है। तो स्टैंडर्ड टाइम वाले को तो स्टैंडर्ड वेजेस मिलना चाहिए, और उसके अलावा जो ज्यादा टाइम ले रहा है उसको भी हम एक बार स्टैंडर्ड वेजेस दे सकते हैं, क्योंकि वो बेसिक सैलरी है। लेकिन जो कम आवर्स यूटिलाइज कर रहा है, 8 आवर्स में अगर वो 10,000 यूनिट्स बना रहा है, तो उसको अगर 10 आवर्स मिल जाए तो वो 12 to 15,000 यूनिट बना सकता है। तो ये 12 to 15,000 यूनिट्स जो हम एक्स्ट्रा बना रहे हैं, ये 4-5 हजार का यूनिट का जो गैप है, इसको कहीं ना कहीं हमको उस एम्प्लॉय को जो है हमको अच्छे वेजेस देने पड़ेंगे। पीस वेज सिस्टम सिस्टम होना चाहिए इसमें। पीस वेज रेट सिस्टम का मतलब क्या है, जो जितना एफिशिएंटली काम कर रहा है उसको उतना ही एफिशिएंटली जो है रेम्यूनरेट किया जाए। ऐसा नहीं कि जो 10,000 यूनिट्स 10 घंटे में बना रहा है, 15 घंटे में बना रहा है और 8 घंटे में बना रहा है, उन सबको एक सरीका जो है वेजेस नहीं देना चाहिए। 8 घंटे वाले को थोड़ा सा हाई वेजेस, थोड़ा सा बोनस हम जिसमें होता है वो दे सकते हैं, ताकि उससे वो क्या होता है, एम्प्लॉय मोटिवेटेड होता है या और जल्दी काम करने की कोशिश करता है। स्पेशलाइजेशन की भी इन्होंने बात की थी कि अगर कोई एक आदमी एक काम को करता है, कि काम को स्पेशलाइज करता है, बहुत टाइम तक करता रहता है, तो वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाता है। टाइम एंड मोशन स्टडीज यही कहती हैं कि हमको राइट मेथड यूज करना चाहिए। टाइम कितना यूटिलाइज कोई कर रहा है किसी काम को करने के लिए, जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया, तो वो टाइम कितना यूज होना चाहिए, परफॉर्मेंस उसकी मेजर होनी चाहिए, तब जाके आप उसका रेम्यूनरेशन निकाल पाएंगे कि उसने इतना टाइम में कितना परफॉर्म किया है। तो ये परफॉर्म अगर आप मेजर करते हैं तो एक साइंटिफिक तरीका सामने आता है, जब हम लोग एम्प्लॉयज को उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उनका परफॉर्मेंस जो है, उनको हम मेजर कर पाते हैं। सी किसी ह्यूमन को मेजर करने के लिए, किसी के दिमाग को मेजर करने के लिए आपके पास कोई साइंटिफिक टूल या ऐसा कुछ चीज नहीं है। आप उसको किस तरह से मेजर कर सकते हैं कि वो कितना काम कितने समय में कर रहा है, या कितना उससे रिक्वायर्ड है और वो कितना ज्यादा कर रहा है या कितना कम कर रहा है। तो ये जो है वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एक टूल है। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट को जो है वो है दर्शाता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट रूल ऑफ थंब नहीं है, मतलब हर कोई अपनी तरह से सोचता है, हर प्रॉब्लम का अपना एक सोल्यूशन होता है, हर सिचुएशन को अलग ढंग से डील किया जाना चाहिए। एक ह्यूमन जिस तरह से डील होता है उसी तरह से दूसरा ह्यूमन डील नहीं हो पाता। तो उनको उस तरह की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि जिसमें वो एम्प्लॉयज के साथ, एम्प्लॉयर के लिए काम आ सके, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करने में हेल्प कर सके।
इन्होंने कहीं ना कहीं बात की थी ह्यूमन अप्रोच की। इन्होंने कहीं ना कहीं बात की है कि ह्यूमंस को किस तरह से एफिशिएंटली यूज किया जाना चाहिए। यूज करना कोई गलत टर्म नहीं हो सकती, एक्सप्लॉइट करना एक गलत टर्म है कि ह्यूमंस को केवल एम्प्लॉयर अपने फायदे के लिए एक्सप्लॉइट कर रहा है, लेकिन यूज करने में एम्प्लॉय की अपनी भी ग्रोथ है। अगर आप जितना, जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग जितना काम करते हैं उतना हमारे काम में निखार आता है। तो अगर हम लोग ढंग से काम कर रहे हैं, हमको एम्प्लॉयर जो है उसके लिए रिवॉर्ड दे रहा है, अवार्ड्स दे रहा है, रिकॉग्निशन दे रहा है, प्रमोशन दे रहा है, और अगर काम नहीं कर रहा है तो डिमोशंस दे रहा है, ट्रांसफर दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमन को ग्रो करने में, खुद भी इंडिविजुअली भी ग्रो करने में हेल्प करता है, और साथ में ऑर्गेनाइजेशन को भी ग्रो करने में हेल्प करता है। अब जिस तरह से हमने ये सारी चीजें पढ़ी है कि इस तरह से ह्यूमन जो है इवॉल्व हुआ है, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये चैप्टर या ये यूनिट बेसिकली क्या है कि इन सारे ह्यूमंस को, इन सारे ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने का टेक्निक एचआरएम है। अगर हम लोग बात करते हैं अब डेफिनेशंस की, प्रॉपर डेफिनेशंस की, जो कुछ राइटर्स ने हमारे दी है, वो कौन सी डेफिनेशंस है। इसमें फर्स्ट डेफिनेशन जो आती है वो एडविन बी फिपो ने दी है। वो ये कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है। जो हम लोग मैनेजमेंट में डेफिनेशन पढ़ते हैं, एग्जैक्टली वही डेफिनेशन कि प्लानिंग से स्टार्ट होके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, ये सारी चीजें अगर हम किसी थिंग्स में ना करके किसी प्रोसीजर में करके हम लोग ह्यूमंस में कर रहे हैं, तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक तरीका हो सकता है। ये मिस्टर फिलिप्पो ने बताया था। इसके बाद जो सेकंड डेफिनेशन जो है रॉबिन्स ने जो दी है, उन्होंने बताया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली है कि आप किस तरह से एक्वायर करते हैं ह्यूमन रिसोर्स को, और किस तरह से उनको एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड करते हैं, और साथ में फिर उनके साथ आपस में काम करते हैं, वर्क फोर्स को लेकर आना, एंगेज करना अपने साथ में, और उनका डेवलपमेंट करना, उनका मेंटेनेंस करना, उनका यूटिलाइजेशन करना, उन सारे वर्क फोर्स का, यानी कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास है। वर्क फोर्स यानी कि हमको कितने ह्यूमंस की जरूरत है और कितने ह्यूमंस हमारे पास अभी इस वक्त मौजूद हैं काम करने के लिए, उसको हम वर्क फोर्स से डिटरमाइन करते हैं। तो इसलिए हमने एक प्रोसेस बताया एचआरएम को कि एक्वायर करना, मेंटेन करना, डेवलप करना और यूटिलाइज करना हमारे वर्कफोर्स को। सेम इसी तरह की डेफिनेशन आपको दिखने को मिलती है फोर्थ वाली, फ्रेंच वेंडल की, जिसमें वो बताते हैं कि रिक्रूट करना। रिक्रूट करने का मतलब है एम्प्लॉयज को लेकर आना कि हमारे पास इस तरह की वैकेंसी है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स अपने आप को लगते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, कॉम्पनसेशन और साथ में उनका मोटिवेशन करना ह्यूमन रिसोर्सेज का। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है डेस्लर की, जिसमें उन्होंने बताया है कि पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस जो इन्वॉल्व होती है ह्यूमन की, पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस ऐसी इन्वॉल्व करना कि मैनेजमेंट इस पोजीशन में आ सके, वही बात है कि उनकी रिक्रूटमेंट की जा सके ह्यूमन रिसोर्सेज की, हमको कितने रिक्वायर्ड हैं, हम लोग कितना लेना चाहते हैं वर्कफोर्स, तो रिक्रूटमेंट, उसके बाद रिक्रूटमेंट करने के बाद सिलेक्शन। क्योंकि अगर 15,000 एम्प्लॉयज हमारे या 15,000 लोग आ जाते हैं अप्लाई करने के लिए कुछ 5,000 पोस्ट पे, तो उन 15,000 में से 5,000 आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, उसका कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। उसके बाद उन 5,000 को आपस ट्रेनिंग भी तो देनी पड़ेगी आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से, आपको क्या काम करवाना है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, एनवायरमेंट क्या है। इसके बाद अगर कोई जल्दी सीख जाता है, जल्दी काम करने लग जाता है, तो उसको रिवॉर्ड देना, उसका अप्रेजल करना, ये सारी चीजें हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है कि आप ह्यूमन रिसोर्सेस को कितना पहचानते हैं, कितना अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, कितना अच्छे से उनके साथ बात करके जो है कितना अच्छे से उनको, उनकी भी प्रोडक्टिविटी हो, उनका भी करियर डेवलपमेंट हो, और साथ में ऑर्गेनाइजेशन का भी जो है डेवलपमेंट और ग्रोथ और सक्सेस आए। तो कहीं ना कहीं कल्चरल, स्ट्रक्चरल और पर्सनल टेक्निक्स के थ्रू होता है, जिस तरह से हमारे फिफ्थ डेफिनेशन में स्टोरी जी कहते हैं कि कल्चरल, स्ट्रक्चरल और पर्सनल टेक्निक से। क्योंकि हर ह्यूमन जो है उसका कल्चर बैकग्राउंड अलग होगा, हर ह्यूमन का सोशल बैकग्राउंड अलग होगा, पर्सनली उनकी थिंकिंग अलग होगी, किसी की पर्सनालिटी अलग है, एटीट्यूड, किसी के वैल्यूज अलग है, किसी के बिलीव्स अलग हैं। तो ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड कल्चर हमको देखने को मिलता है। मशीन सारी एक जैसी ही होती है अगर हमने एक जैसी एम्प्लॉय की। हम लोग ह्यूमंस को एक जैसे, भले ही एक घर से अगर ह्यूमंस को उठाया जाए, लेकिन स्टिल वो एक जैसे सामने नहीं आते हैं। ये हमको देखने को जनरली मिलता है। सब अपने आप में डाइवर्सिफाइड इंडिविजुअल्स हैं, तो उनको एक साथ काम लेके करना, उनका सबका काम लेके एक साथ में
उस तरह से कोऑर्डिनेट करके करवाना, ताकि एम्प्लॉय का और साथ में ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो सके। तो इन्होंने इसलिए कुछ बेसिक जो डेफिनेशंस हमने देखी कि कुछ डेफिनेशंस जो हमारे राइटर्स के द्वारा दी गई हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारी डेफिनेशंस जो बहुत सारे फिलोसोफर्स ने दी हुई हैं, उसके बारे में आप पता कर सकते हैं। सेकंड जो चीज आती है कि जब हमने जैसे अभी बात की थी इस इवोल्यूशन की, कि कैसे ह्यूमन आया है, इवॉल्व कैसे हुआ है, उसमें मैंने आपको 3 फाउंडर्स जो है वो बताए। अब हम बात करते हैं कि स्टेजेस क्या रही होंगी। अर्ली 20th सेंचुरीज में कॉमोडिटी कंसेप्ट क्या होता है? कॉमोडिटी मतलब क्या होता है कि सामान, वस्तु, अगर कोई चीज है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमोडिटी बोलते हैं। कि जहाँ पे एम्प्लॉयज को कॉमोडिटी की तरह यूज किया जा रहा है, उनको कॉमोडिटीज की तरह एक्सचेंज किया जा रहा है। रिमेम्बर द बार्टर सिस्टम, कि हमने किसी से वीट ले लिया और उसको हमने अपना कॉटन दे दिया। कि ह्यूमंस को इस तरह से इंटरचेंजेबल कमोडिटीज के तौर पे यूज किया जा रहा है। उनका केवल फोकस ये है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ बढ़े, मिनिमम कॉस्ट पे बढ़े। कि मतलब कोई भी ह्यूमन, अगर कोई, जैसे मान लो अभी हम लोग देखते हैं घर वर बनता है, कंस्ट्रक्शन का काम है, उसमें कोई लेबर हम लोग चाहते हैं, भले स्किल्ड है, दोनों स्किल्ड है, लेकिन अगर वो 500 रुपए पर आवर में तैयार हो रहा है, कोई 1000 रुपए पर आवर में तैयार हो रहा है, तो हम 500 वाले को लेकर आ जाएंगे। हमको केवल मिनिमाइज करना है अपना कॉस्ट, और अपने को एफिशिएंसी उसकी मैक्सिमाइज करनी है। हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि वाजिब जो दाम है वो उसका 700 रुपए है, उस काम को करने का वाजिब दाम 700 रुपए पर आवर है। लेकिन हम लोग ये नहीं देख रहे, 500 वाला भी हमको सही लग रहा है और 1000 वाला हमको महंगा लग रहा है। तो हम लोग जो है, इंडिविजुअल की जो बेसिक नीड्स है, उनका जो वेलबींग है, उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इसलिए एम्प्लॉयमेंट का जो रिलेशनशिप है वो काफी ट्रांजेक्शनल है, कि मैंने उसको एक काम बताया, उसने मुझे वो काम कर दिया, मैंने उसको उस चीज की पगार दे दी। और ये बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, मतलब कि यहाँ पे पर्सनली वो ग्रो नहीं कर रहा है, केवल ऑर्गेनाइजेशन में जो है चीजें सामने आ रही है। तो ये जब हम बात करते हैं कॉमोडिटी कंसेप्ट की बात करते हैं, इसमें नेक्स्ट जो चीज आती है, नेक्स्ट जो स्टेज है, वो अर्ली टू मिड 20th सेंचुरी आई थी, वो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसेप्ट। रिमेम्बर हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, हमारे वो 4 फैक्टर्स होते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, राइट। लैंड, लेबर, कैपिटल के साथ में फोर्थ फैक्टर बाद में जुड़ा, वो है एम्प्लॉय। हमारे पास जमीन है काम करने के लिए, हमारे पास लेबर यानी कि हम लोग वर्क फोर्स लगा रहे हैं, जितनी जितनी मशीन्स है। कैपिटल यानी हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है, हमारे पास अच्छी कैपिटल पूंजी है, मतलब फाइनेंस हमारे पास अच्छा है। लेकिन हम लोग अगर एम्प्लॉयज को, इन सबको चलाने के लिए, लैंड, कैपिटल, इन सबको चलाने के लिए हमको जो चाहिए, एम्प्लॉयज भी एक फैक्टर होना चाहिए। क्योंकि एम्प्लॉयज के बिना ये जो बाकी के 3 फैक्टर्स हैं, ये भी कहीं काम नहीं आएंगे। इसलिए हम लोग ने यहाँ पे जो है सिग्निफिकेंस जो है लेबर का, वो रिकॉग्नाइज किया प्रोडक्शन प्रोसेस में। उनको इंडिविजुअल ट्रीट ना करके कि भाई वो इस बैकग्राउंड से आते हैं, या वो इस कास्ट के हैं, या वो इस जेंडर का है, या वो इतना कम स्किल्ड है। स्किल्ड तो चलो हम लोग उसकी बढ़ा सकते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करके। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन करना, बेसिकली हर इंडिविजुअल अपना अलग है, कोई अलग कल्चर से आ रहा है, कोई अलग सोसाइटी से आ रहा है, तो उनको उस तरह से ट्रीट ना करके उनको एम्प्लॉयज की तरह ट्रीट किया जाए। जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं तो हम लोग सब स्टूडेंट्स हैं, एक यूनिफॉर्म के एक स्टूडेंट्स हैं, तो उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉयज अपने लिए और एम्प्लॉयर के लिए जो है वो बराबर होने चाहिए। इस तरह से थोड़ा बहुत जो है ह्यूमन का इंडिविजुअल की तरह उसको एम्प्लॉयज देखना, और उसको रिकॉग्नाइज करना कि वो एक फैक्टर है प्रोडक्शन का, कि इसके बिना प्रोडक्शन, जैसे कि कैपिटल के बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, लैंड अगर आपके पास नहीं है तो प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, आपके पास मशीन्स नहीं है, प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो उसी तरह से अगर आपके पास ह्यूमन नहीं है तो आपका प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो उनको उतनी ही अहमियत दी जानी चाहिए, ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है, जो कि अर्ली टू मिड 20th सेंचुरी में आया था। नेक्स्ट, अर्ली टू मिड 20th सेंचुरी में पैटर्नलिस्टिक कंसेप्ट। पैटर्नल का मतलब आपको यहाँ से समझ में आ रहा है, पैटर्नल यानी कि पेरेंट्स, पेरेंट्स यानी कि किस तरह से पेरेंट्स हमको ट्रीट करते हैं। सी, हम लोग को बहुत ज्यादा लव केयर मिलता है, लेकिन कुछ गलत करने पे हमको उनकी डांट भी सुननी पड़ती है। तो उसी तरह से बेनिवोलेंट अप्रोच जो है वो ये बताती है कि अगर आपने कुछ अच्छा किया तो आपको अप्रेस करेंगे, आपको रिवॉर्ड्स देंगे। लेकिन अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको पनिश करेंगे, या आपको ट्रेन करेंगे, आपको सिखाएंगे। तो ये सारी चीजें हमारे थर्ड कंसेप्ट, पैटर्निस्टिक कंसेप्ट में हमको देखने को मिलती है, कि एम्प्लॉयर के पास एक डिग्री ऑफ कंट्रोल रहता है। एम्प्लॉयर हमसे सुपीरियर तो है ही कहीं ना कहीं, जिस तरह से पेरेंट्स हमसे सुपीरियर है, हम पे वो कंट्रोल जो है एक्वायर करके रखते हैं। तो उसी तरह से क्यों? क्योंकि ताकि जो है
चिल्ड्रन का अच्छा हो सके। तो उसी तरह से हम लोग बात करते हैं, अगर एम्प्लॉयर एक कंट्रोल, डिग्री ऑफ कंट्रोल रखेगा तो डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, डेकोरम मेंटेन रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का। साथ में एम्प्लॉय जो है काम कर पाएंगे, बहुत लविंगली काम करेंगे, और साथ में उनको डर भी बना रहेगा कि हमारा जो है एम्प्लॉयर हमको कभी भी डांट सकता है अगर हमने ढंग से काम नहीं किया तो। ये काफी हद तक हमारे घर से मिलता जुलता सिस्टम है जब हम थर्ड कंसेप्ट की बात करते हैं। जब हम फोर्थ कंसेप्ट की बात करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन कंसेप्ट की, जो कि मिड से लेकर 20th सेंचुरी, मिड 20th सेंचुरी में आया था, वो मिड 20th सेंचुरी में ये आया था कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एम्प्लॉयज क्या है। ठीक है, हम लोग अभी तक एम्प्लॉयर्स की बात कर रहे थे कि एम्प्लॉयर को ऐसा होना चाहिए, एम्प्लॉयर बहुत ज्यादा मतलब उस तरह से डेमोक्रेटिक है, या बहुत ज्यादा डिक्टेटर है, या पेरेंट टाइप है, और जो बेनेवलेंट अप्रोच जो है वो यूज कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज की भी अपनी कुछ फीलिंग्स होती हैं, वैल्यूज होते हैं, बिलीफ होते हैं, कल्चर, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, लर्निंग, ये सारी चीजें एम्प्लॉयज में हमको देखने को मिलती हैं। तो इसलिए एम्प्लॉयज को जो है, एम्प्लॉयर को जो है, उनका वेलबींग के लिए, उनके सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ ना कुछ चीजें करती रहनी चाहिए। सेफ्टी के लिए, जैसे अगर मैं बात करती हूँ, जो केमिकल इंडस्ट्री, पटाखों की इंडस्ट्री है, अगर आपने उसमें एम्प्लॉयज लगा दिए तो कहीं ना कहीं उनको ये अश्योरिटी तो हो कि आपका जो है इंश्योरेंस है, कि अगर कहीं ना कहीं अगर कोई नुकसान हो जाता है या कोई कैलेमिटी हो जाती है, तो उनको, उनके परिवार को उस चीज का पैसा तो मिल सके। तो ये इंश्योरेंस जो फैक्टर है, ये सेफ्टी वाला फैक्टर है ना। ये कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फेक्शन देता है, एम्प्लॉयज को एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट देता है कि एम्प्लॉयर हमारे बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयर के सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स क्या है कि अगर वो एम्प्लॉयर नहीं रहता, एम्प्लॉय नहीं रहता है, तो उसके परिवार को उसके पीछे जो है उनका कंपनसेशन दिया जाए, क्योंकि वो बीइंग वर्किंग टाइम में उन्होंने अपनी जान गंवाई, या ऐसा कुछ, या उनका कुछ पार्शियल डिसेबलमेंट हो गया, कि जैसे किसी का हाथ जल गया, कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो वो कुछ आधा जो है उसकी बॉडी जो है खत्म हो गई है, या वो काम करने की स्थिति में नहीं रहा है, तो इस तरह से उनको इंश्योरेंस करना चाहिए, कि पार्शियल इंश्योरेंस जो होता है, या पार्शियल कंपनसेशन, फुली कंपनसेशन जिसको बोलते हैं, है ना। या किसी की अगर कहीं केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह में जैसे हम देखते हैं तो कहीं डेथ्स वगैरह हो जाती है, तो उसके अंदर हमको क्या सेफ्टी पर्पजेस हैं। और अगर कोई एम्प्लॉयज बहुत दूर से आते हैं, हम लोग के यहाँ काम करने बहुत दूर से आते हैं, तो आने जाने में रास्ते में अगर कुछ हो जाता है, तो ऐसे में हम लोग उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, हम लोग उनको टैक्सी सर्विस देते हैं। ये सारी चीजें हम लोग ह्यूमैनिटेरियन कंसेप्ट में पढ़ते हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को अपने घर की सदस्य की तरह ट्रीट करता है, उनका ध्यान रखता है, उनको क्या जरूरत है, उनकी क्या नीड है, वो क्या डिमांड करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग ह्यूमैनिटेरियन कंसेप्ट में पढ़ते हैं। यहाँ से जो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमन रिलेशन जो है किस तरह से इवॉल्व हुआ, ह्यूमन कितना इंपॉर्टेंट है, वो हमको यहाँ फोर्थ कंसेप्ट से देखने को मिलता है। फिफ्थ कंसेप्ट जो है, मिड 20th सेंचुरी टू लेट 20th सेंचुरी, वो ये बताता है बिहेवियरल एचआर कंसेप्ट। बिहेवियरल एचआर कंसेप्ट बिहेवियरल साइंस है। बिहेवियर सबका अपना अपना है, आपके आसपास आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, सबका बिहेवियर अलग होता है। हमको किसी का नेचर पसंद आता है, किसी का नेचर पसंद नहीं आता है। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि किसी के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, है ना। हम लोग एक ग्रुप में, हम लोग 5-10 जने हैं, तो 5 हमको उसमें से अच्छे लगते हैं, 2 हमको उसमें से ठीक लगते हैं, 2 हमको उसमें से बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये ग्रुप हमारा बना हुआ है, तो इंडिविजुअली भी एक बिहेवियर है सबका अपना उस ग्रुप में, और ग्रुप का अपना बिहेवियर है। कि कभी कभी हम लोग स्कूल में रिकॉग्नाइज होते थे कि यार ये ग्रुप जो है वो बहुत अच्छा ग्रुप है, और ये ग्रुप जो है वो हमेशा एक्टिविटीज में आगे रहता है, ये ग्रुप जो है वो हमेशा पढ़ाई में आगे रहता है। तो ऐसा तो नहीं है कि उस ग्रुप में सारे के सारे लोगों के मार्क्स 90+ होंगे, नहीं, बिल्कुल। कुछ होंगे 90+ होंगे, कुछ होंगे 80+ होंगे, कुछ होंगे 75+ होंगे, लेकिन कुल मिला के वो एकेडमिक्स में एज अ ग्रुप देखा जाए तो वो ग्रुप बहुत अच्छा है हमारे लिए। तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल की अपनी भी एक पहचान है, और वो जो ग्रुप फॉर्म कर लेता है तो उस ग्रुप की भी फॉर्म करने की अपनी एक पहचान है। अब वो ग्रुप में क्या होता है ना, हम लोग देखते हैं अक्सर कि कोई एक बंदा होता है जो सबको मोटिवेट करके रखता है, कोई एक बंदा होता है जो एक अच्छा लीडर होता है उस ग्रुप का, कि उस ग्रुप को टूटने नहीं देगा कभी भी, उस ग्रुप को जो है वो बांध के रखता है। या उस ग्रुप में अगर कोई टास्क किसी टीचर ने उसको दिया है तो उसको बहुत अच्छे से एक्म्प्लिश करने की कोशिश करता है, उसको लीड करने की क्वालिटी कहते हैं, कम्युनिकेट करने की क्वालिटी कहते हैं। तब हम जब ये चीज ऑर्गेनाइजेशन में जाकर देखते हैं, तो हम लोग, जैसे हमारी मार्केटिंग की अपनी एक टीम है, तो ये मार्केटिंग की अपनी जो टीम है, वो कहीं ना कहीं क्या कर रही है कि
एक कोई बंदा है वो सबको मोटिवेट रख रहा है, हम 5-10 लोगों को मोटिवेट कर रहा है, अगर कुछ गलत हो भी गया, कुछ हमसे मिस्टेक हो भी गई, या लीड करके चल रहा है कि हम इधर उधर कोई जाए ना। मतलब अगर किसी को कोई काम समझ ना आ रहा हो तो उसको डायरेक्ट कराने का काम, कि उसको डायरेक्शन दिखाने का काम, उसको मोटिवेट करने का काम बार बार, उसके बाद उसके अच्छे से कम्युनिकेट कर सकना। अगर हमारे ग्रुप को कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा तो नहीं कि सारा का सारा ग्रुप एम्प्लॉयर के पास चला जाएगा, लेकिन ग्रुप का कोई एक लीडर हो सकता है जो कि एम्प्लॉयर के पास जाए, अच्छे से कम्युनिकेट करे, और सारे एम्प्लॉयज का कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस और सेटिस्फेक्शन यहाँ पे डिटरमाइन हो सकता है। तो एम्प्लॉयर के सेटिस्फेक्शन, इस चीज को जब हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल ग्रुप परफॉर्मेंस की, ग्रुप बिहेवियर की, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। इसके बाद कितना ट्रेनिंग देने का जरूरत है, कितना परफॉर्मेंस को अप्रेस करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, कैसे जो है मैनेजमेंट में ऐसी प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व हो सके कि जो है एम्प्लॉय और ज्यादा जो है बिल्कुल अपनत्व फील करे, अपने इंडिविजुअल में भी उसको अपना एक डेवलपमेंट दिखाई दे, उसके ग्रुप में भी उसको अपना डेवलपमेंट दिखाई दे कि उसका ग्रुप जो है बहुत आगे जा रहा है। कभी कभी हम जब compete करते हैं तो हम बीइंग इंडिविजुअल compete नहीं करते, हम लोग बीइंग एज ग्रुप compete करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, कि सेल्स टीम मार्केटिंग जो ग्रुप है उससे कॉम्पीट कर रही है, या मार्केटिंग जो है वो प्रोडक्शन ग्रुप से कॉम्पीट कर रहा है कि हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है और ग्रुप फॉर्मेशन चालू हो जाता है। तो इस तरह से जब हम लोग बात करते हैं कि आप क्योंकि अकेले तो काम कर नहीं सकते, आपको ग्रुप तो फॉर्म कहीं ना कहीं करना ही पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी भी जगह पे हैं। तो इसलिए ये बिहेवियरल एचआर कंसेप्ट इसकी बात करता है, जिसमें मोटिवेशन, लीडरशिप, डायरेक्शन, कम्युनिकेशन, डायरेक्शन के ही बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। तो इनमें जब है एम्प्लॉय किस तरह से अपने आप को देखता है कि हमको एम्प्लॉयर कितना मोटिवेट कर रहा है। एम्प्लॉयर केवल एम्प्लॉयर नहीं होना चाहिए, वो एक अच्छा लीडर होना चाहिए, अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, अच्छा मोटिवेटर होना चाहिए, अच्छा डायरेक्टर होना चाहिए, है ना, अच्छा कोऑर्डिनेटर होना चाहिए। वो बिहेवियरल एचआर कंसेप्ट जो है वो इस चीज की बात करता है। इमर्जिंग कंसेप्ट क्या है, अभी लेट 20th सेंचुरी टू प्रेजेंट की हम बात करते हैं। सी, अभी हमको पता है कि पेंडेमिक अभी थोड़ा टाइम पहले ही गया है, उस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जो है बहुत ज्यादा देखने को हमको मिला, और अभी भी वो वर्क फ्रॉम होम कल्चर बहुत ज्यादा कैरी ऑन हो रहा है। तो ऐसे केस में एचआरएम किस तरह से काम कर सकता है। सी, अभी तक हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे थे तो ऑर्गेनाइजेशन में हमको दिख रहा था एम्प्लॉयर को कि दुखी है, इसके कोई दिक्कत चल रही हो, क्योंकि आपकी फेशियल एक्सप्रेशन उसको समझ में आ रहा है। अगर आप लोग वर्क फ्रॉम होम कल्चर में है, एम्प्लॉयर आपसे कभी मिला नहीं है, तो उसको कैसे पता कि आपके घर की स्थिति क्या है, एनवायरमेंट क्या है, आप किस तरह का वैल्यू रखते हैं, आपका किस तरह का एटीट्यूड है किसी चीज को देखने का। वो हमको परख केवल हमारे काम के बेसिस पे सकता है ना, वो हमको सिर्फ पर्सनली नहीं मिला है, वो हमको जानता नहीं है, वो नहीं जानता कि हम किस कल्चर से, हम किस सोशल बैकग्राउंड से आए हैं। तो ये सारी चीजें स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में काम आती है, कि जब हम वर्क फ्रॉम होम कल्चर की बात कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर किस तरह से अपने एम्प्लॉयज को देखता है या उससे डील करता है। ठीक है, next is the focus on aligning HR practices with broader business strategies and adapted to the dynamic nature of modern workforce। जो modern workforce है वो कहीं ना कहीं work from home वाली जो है workforce है वो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो उनको किस तरह से हम लोग डील करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज को एज ए एम्प्लॉयज की तरह ही ट्रीट करते रहेंगे तो वो उतना ही काम करेंगे। सी, हमने किसी ने भी मिशन मंगल मूवी देखा हो सकता है, उसमें जैसे बताया कि एक एम्प्लॉय केवल 9 to 5 जॉब कर रहा है ना, केवल मतलब उसको बस 9 to मतलब अपने लॉग इन करना है या ऑर्गेनाइजेशन में आना है, 5 बजे वो जो है निकल जाएगा। वो अपनी जॉब को सी किस तरह से देख रहा है कि मैं अगर 9 to 5 काम करूंगा मुझे जो है 50-60 थाउजेंड पगार मिल जाएगी, बात खत्म। वो उसी तरह से हमेशा काम करेगा। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय अपने जो काम है, कोई भी जो काम आपको दिया हुआ है उसको मिशन बना ले कि हमको ये टारगेट अचीव करना है, ये हमारा मिशन है, और फिर वो ये नहीं देख रहा कि उस मिशन को अचीव करने में एम्प्लॉयर ही सारी टेंशन ना लेके एम्प्लॉयज भी उतनी टेंशन ले एम्प्लॉयर के साथ, कि वो टारगेट को अचीव करने में हमको 9 to 5 नहीं, अगर हमको 9 to 9 भी हो रहा है तब भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये फीलिंग जो है एम्प्लॉयज में डेवलप करानी पड़ती है एम्प्लॉयर को। जैसे वो जो मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ मूवी का, वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसका हो सकता है। तो वो केवल 9 to 5 की जॉब से उनको निकाल करके उनको एग्जैक्ट मिशन के लिए तैयार करते हैं, कि ये मिशन किसी का ड्रीम है। हम लोग अपने ड्रीम के लिए जब काम करते हैं तो हम लोग ये नहीं देखते कि हम लोग कितना काम करेंगे, हम लोग 9 to 5 का जॉब लेके नहीं बैठते, उसके अंदर हम लोग 9 to 9, 9 to 12 भी काम अगर हो रहा है तो हम लोग कर रहे हैं अपनी जितनी कैपेसिटी, जितना हम लोग कर सकते हैं उतना हम लोग कर रहे हैं अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए।
अगर हमको इसको जॉब की तरह देखेंगे तो ये चीज शायद पॉसिबल नहीं होगी। तो इमेजिंग कंसेप्ट जो है वो ये चीज कहता है ना। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि हमने जो अभी तक पढ़ा है इवोल्यूशन में कि स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन से लेके यहाँ से जब हम बात करते हैं कि इस तरह से इवोल्यूशन जो है हुआ था, ये जो रोल है इन इंडिविजुअल्स का, रोबर्ट ओवन, फेडरिक टेलर और एल्टन मायर का क्या रोल था, इन्होंने क्या कंसेप्ट, इन्होंने क्या अप्रोचेस दिए, उसके बाद स्टेजेस किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो इवॉल्व हुआ, उनको वस्तु की तरह ट्रीट करना, कमोडिटी की तरह ट्रीट करना, उनको एक फैक्टर की तरह ट्रीट करना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की तरह ट्रीट करना। नेक्स्ट जो है एक पेरेंट्स अप्रोच लगाना, बेनिवोलेंट अप्रोच जिसको कहते हैं, थोड़ी सी लविंग, थोड़ी सी केयरिंग। फिर उसके बाद उनको एज ए ह्यूमन ट्रीट करना, है ना, उनको एज ए अपनी, कि उनका भी अपना कुछ है, उनका भी अपना वैल्यू है, बिलीफ है, ये सारी चीजें। फिर बिहेवियरल अप्रोच में जब हम लोग ग्रुप फॉर्म करते हैं, और जब हम आज के कंसेप्ट की बात करते हैं, जो अब इमर्ज हो रहा है कंसेप्ट, जो हम अभी कंसेप्ट देखने को हमको मिलता है ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में, या हमको नॉर्मल भी हमारी सोसाइटीज में, जैसे पहले जो सोसाइटीज थी वो अलग टाइप की होती थी, अभी अलग टाइप की होती है। ऑर्गेनाइजेशन पहले अलग टाइप के होते थे, अभी अलग टाइप के होते हैं। तो ये जो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन है। पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या बेसिक अंतर है? पर्सनल मैनेजमेंट थोड़ा सा छोटा टर्म है। जब हम लोग पर्सनली ग्रो करते हैं, पर्सनल में यहाँ पे, वो पर्सनल और ये पर्सनल में थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम लोग एक ब्रॉडर एरिया की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टैलेंट मैनेजमेंट की, उनकी ट्रेनिंग की, डेवलपमेंट की, स्ट्रेटेजिक वर्कफोर्स प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक वर्कफोर्स प्लानिंग कैसे होती है? वर्कफोर्स प्लानिंग क्या होती है कि हमको इतने एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड है, हम लोग इतने रिक्वायर्ड हैं, तो अभी हम लोग, जैसे हमको 10 एम्प्लॉयज की जरूरत है, हम लोग 7 एम्प्लॉयज से भी काम लगा सकते हैं ना। 10 एम्प्लॉयज इतना काम, अगर 7 एम्प्लॉयज को अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए, अच्छा स्किल दिया जाए, तो शायद वो कहीं ना कहीं 7 एम्प्लॉयज 10 एम्प्लॉयज तक का काम खींच लेंगे। और हमको केवल जो है रेमुनरेट करना पड़ेगा 7 को, 10 को नहीं करना पड़ेगा। तो इसको स्ट्रेटेजिक वर्कफोर्स प्लानिंग कह सकते हैं। एम्प्लॉय का अपने एंगेजमेंट उस मतलब ऑर्गेनाइजेशन के साथ केवल वो एम्प्लॉय की तरह ट्रीट ना हो, उसका एक अच्छा एंगेजमेंट हो, स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह, जैसे हमने इमर्जिंग कंसेप्ट में बात की, वो सारी चीजें हो। जब हम लोग पर्सनल मैनेजमेंट की बात करते हैं, वो काफी नैरो टर्म है। नैरो टर्म यानी कि यहाँ पे केवल एम्प्लॉयमेंट लॉज का जो है कंप्लायंस हो रहा है, कि इंश्योरेंस है क्योंकि जरूरी है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने जरूरी कर रखा है, इसलिए आपको इंश्योरेंस देना है। उनके रूटीन टास्क को हैंडल करना है कि वो यहाँ से यहाँ तक काम करे, उसको यहाँ पे इतना रेम्युनरेशन उस चीज का मिल जाए। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव और रिएक्टिव अप्रोच है कि एम्प्लॉय को कुछ हो जाए, एम्प्लॉय को कुछ हो जाए, उसके बाद आप उसके लिए एक्शन ले रहे हो। और एम्प्लॉय, जब हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच है कि हम लोग पहले ही उनके लिए बहुत सारी अच्छी चीजें कर दें, वो प्रोएक्टिव अप्रोच है। और ये रिएक्टिव अप्रोच है, कुछ हो गया उसके बाद आपने रिएक्शन दे दिया। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आपने पहले ही, जो बोलते हैं ना प्रिकॉशंस बेटर देन क्योर, आपने पहले ही सारे प्रिकॉशंस ले लिए, अच्छे से उन एम्प्लॉयज को गाइड कर दिया, अच्छे से चीजों का सेफली एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। और अगर कुछ मान लो दिक्कत हो भी जाती है, हमने पहले इंश्योरेंस की पॉलिसीज वगैरह अच्छे से उनको डिस्क्राइब करके समझा दी। तो यहाँ पे एम्प्लॉय एंगेजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं। अभी हम लोग उसको बहुत साइंटिफिक टर्म्स में बेसिक के तौर पे इस डिफरेंस को देख सकते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट शॉर्ट टर्म है, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारा एम्प्लॉय आपके साथ इसमें टिकेंगे नहीं। रिएक्टिव है, अगर एम्प्लॉय को कुछ हो रहा है उसके बाद आप रिएक्शन ले रहे हैं, उसको कॉन्फ्लिक्ट आ गए अपने मन में, वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन से दूर हो गया, उसके बाद अगर आप एक्शन ले रहे हैं, तो वो बहुत देरी वाला काम हो जाता है ना। तो ये मार्जिनल है, केवल आप मार्जिन किसको कहते हैं? फर्स्ट यूनिट जो होती है ना, एक एक्स्ट्रा यूनिट, तो हम लोग मार्जिनल यानी कि एक एक्स्ट्रा क्या उसको आया है उसके बाद हम लोग दिख रहे हैं। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उसी जगह पे लॉन्ग टर्म है, प्रोएक्टिव है, स्ट्रेटेजिक है, इंटीग्रेटेड है। कंट्रोल यहाँ पे एक्सटर्नली आपको कंट्रोल करना पड़ रहा है कि तुम काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इतना ये चीज इतने टाइम में हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो जिस तरह से मैं कह रही हूँ आपको कि 9 to 5 जॉब को ना लेके, अगर वो हम अपनी ड्रीम जॉब को कंसिडर करते हैं, तो अब अपने आप एक सेल्फ कंट्रोल आता है कि यार नहीं, ज्यादा कैंटीन में टाइम मत वेस्ट करो, काम कर लो। ये एक्सटर्नल कंट्रोल हमको नहीं चाहिए अब, है ना। तो ये करेक्टिवली लो ट्रस्ट होता है एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय पे, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर पे। वहीं पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हाई ट्रस्ट होता है,
ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट होता है, फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं। यहाँ पे पर्सनल मैनेजमेंट में जो चीजें हैं वो सेंट्रलाइज होती है कि एम्प्लॉयर जो है सारा काम करके आपको दे रहा है, मतलब सारा काम आपसे करवा रहा है, आप जाके उसको बार बार बता रहे हो कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। या फिर वो कहीं ना कहीं एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी पावर जो है पूरी की पूरी वो एक सेंट्रल पे जो है क्रिएट हुई हुई है ना। लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। सी अगर हमारे गवर्नमेंट में हमको केवल सेंट्रल गवर्नमेंट होती तो हमारे स्टेट्स इतनी आसानी से थोड़ी रन कर पा रहे। एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट होना चाहिए हर स्टेज पे, जो है हर साइकिल पे जो है एक बॉस होना चाहिए, लाइक प्राइम मिनिस्टर है, फिर यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स भी आते हैं, फिर हम लोग देखते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स आते हैं, फिर हम लोग देखते हैं और चेयरमैन वगैरह जो पार्षद वगैरह होते हैं वो आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सिस्टम डेवलप करता है कि डिसेंट्रलाइज्ड चीजें हैं, है ना। हम लोग सीधा हाई कोर्ट में नहीं जा रहे, हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रहे हैं, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम ना होके सारी चीजें क्या है, पावर्स डिसेंट्रलाइज्ड है। उससे एम्प्लॉय को भी आसानी होती है, उससे एम्प्लॉयर को भी आसानी होती है। यहाँ पे स्पेशलिस्ट है, प्रोफेशनलिज्म है बहुत ज्यादा। यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट यानी कि आप भी वही हो जो हम है, एम्प्लॉयर भी वही है जो एम्प्लॉय है, यानी दोनों काम करने के पर्पज से वहां पे मिले हैं। वो दोनों अपने आप को मैक्सिमाइज यूटिलाइज करेंगे, मैक्सिमम उनका यूटिलाइजेशन होगा कि किस तरह से उनकी अकाउंटिंग होती है। जब हम लोग अकाउंटिंग की बात करते हैं, अगर हम लोग सेल्स की अकाउंटिंग कर रहे हैं, कैश की अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स की भी अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग का सब्जेक्ट होता है कि ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से अकाउंट किया जाना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से काउंट किया जाना चाहिए। हम लोग मॉनेटरी टर्म्स की यहाँ पे बात नहीं कर सकते, लेकिन उनकी जो बाकी जो टर्म्स है कि ह्यूमन किस तरह से काम करता है, प्रोडक्टिविटी, उनका वर्क लाइफ बैलेंस, उनका सेटिस्फेक्शन, इसकी अकाउंटिंग की जा सकती है। अगर इसकी अकाउंटिंग अच्छे से की जाए तो ह्यूमन बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। पर्सनल मैनेजमेंट में केवल हम लोग कॉस्ट मिनिमाइजेशन की बात करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास ये सारी चीजें थी। अब हमारे पास कुछ जो मेन जो जिसको कहते हैं एसेंस चैप्टर का, वो अभी तक हमने फर्स्ट हाफ में देखा। सेकेंड हाफ में हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पढ़ने का औचित्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये है कि सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स में ह्यूमन एक सोसाइटी का बीइंग है, राइट। तो ह्यूमन अगर एक सोसाइटी का बीइंग है तो उसको सोसाइटल ऑब्जेक्टिव हमको उसको सेटिस्फाई करने हैं, तभी तो हम एचआरएम पढ़ रहे हैं, है ना। तो लीगल कंप्लायंस हो, मतलब कि आप लोग इलीगल काम ना कर दो गलती से, क्योंकि अगर आपको रूल नहीं पता और आपने रूल तोड़ दिया तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है ना। तो उसी तरह से अगर आपने ह्यूमन रिसोर्स के जो भी लॉज बनाए हुए हैं उनको आपने तोड़ दिया, तो उसको आपको उसका काफी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये एचआरएम अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको लीगल कंप्लायंस आपके समझ में आते हैं। बेनिफिट्स जैसे हम लोग बात करते हैं ना पर्क्स वगैरह की, कि प्रोविडेंट फंड होता है, इसके बाद बोनसेस वगैरह होते हैं, इसके बाद क्या होता है कितने एम्प्लॉयज को हम लोग देखते हैं कि अपार्टमेंट्स मिले होते हैं ना, अपार्टमेंट्स मिलते हैं, उनके लिए टैक्सीज प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेनिफिट्स हैं, ये पर्क्स हैं, तो ये सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स को जो है फुलफिल करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव किस तरह से फुलफिल होता है, अगर हमने एचआरएम अच्छे से पढ़ा है, हमने स्ट्रेटेजिक वर्कफोर्स प्लानिंग अच्छे से पढ़ रखी है, तो हमको पता है कि अभी रिक्रूटमेंट की जरूरत है। रिक्रूटमेंट से सिलेक्शन होने में जो टेस्ट लगते हैं, है ना, वो सारे टेस्ट भी हमको अच्छे से पता है, तो हम अच्छे से एक अच्छे एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर पाएंगे। मतलब जो बहुत केपेबल एम्प्लॉय है वो सिलेक्ट हो पाएगा, उससे उसको भी फायदा होगा क्योंकि टैलेंट वेस्ट नहीं जाएगा, टैलेंट मैनेज हो पाएगा, और साथ में ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, वो तो है ही। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना, एम्प्लॉय को रिटेन करके रखना, आ तो गए हैं ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय हमारे साथ लॉन्ग टर्म तक चले, मतलब ऐसा नहीं कि आए और 2 साल में छोड़ के चले गए, आए और 2 साल में बस वो उनका वो पीरियड सर्व कर रहे हैं वो केवल, और कुछ कुछ लोग तो पीरियड से पहले ही बाहर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पीरियड के आगे भी जो है लोग चल रहे हैं, 2 साल का है लेकिन वो एम्प्लॉय 5-5 साल तक, हम लोग देखते हैं कि कुछ एम्प्लॉयज होते हैं वो 20-20 साल तक एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। क्यों भाई, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉयर ने उनको इस तरह से रिटेन करके रखा है अपने पास, इस तरह से वो चीजें करता है उनके लिए कि वो एम्प्लॉय दूसरी जगह पे जाना चाहते ही नहीं है, उनको वहीं अपनी ग्रोथ दिख रही है क्योंकि हो रही है। तो इस तरह से सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग देना उनको, उनका डेवलपमेंट करना, उनका असेसमेंट करना, उनको राइट जगह पे प्लेस करना बार बार, जैसे हम लोग देखते हैं ना, इसलिए ट्रांसफर्स होते हैं, प्रमोशंस होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का ही पार्ट है। कोई अच्छा एम्प्लॉय है अभी हमारे यहाँ पे है, हमने उससे पूछ लिया कि हमारी नई ब्रांच खुली है, आपको वहाँ पे अच्छा प्रमोशन देंगे, अभी आप सब हेड हो, आपको हेड बना देंगे, लेकिन आपको ट्रांसफर आपको देखना पड़ेगा, आपको जगह चेंज करना पड़ेगा।
वो खुशी खुशी मान जाएगा कि हाँ मैं वहां पे हेड रहूंगा तो शायद वहां पे हम लोग अच्छे से काम कर पाएंगे और मैं बीइंग अ हेड अच्छे से काम कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं हमारी नई वाली ब्रांच भी जो है संभल जाएगी और ये वाली तो उसने संभाल के हमको दे ही दी। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है इस तरह से सेटिस्फाई ह्यूमन जो है एम्प्लॉयर जो है वो कर सकता है एम्प्लॉयज की टेक्निक के थ्रू। ना तो उसको बुरा लगा और एम्प्लॉयर का काम भी हो गया और एम्प्लॉय का साथ में डेवलपमेंट भी हो गया। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉय जो भी कर रहा है फंक्शन जो भी कर रहा है उसको अप्रेस करना। प्लेसमेंट जिस तरह से हमने बात की ना, जैसे हम लोग बात करते हैं कैंपस प्लेसमेंट क्या होते हैं कि किसी को राइट जॉब मिल गई राइट टाइम पे है ना, राइट उस पे कि 8-10 लाख का पैकेज लग गया, तो ये प्लेसमेंट है। तो आपको प्लेस करना है राइट ह्यूमन को राइट टाइम पे राइट जगह और राइट रेम्यूनरेशन के साथ। उसका असेसमेंट करना टाइम टू टाइम कि कितना एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है और कितना काम नहीं कर रहा है। ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव की कि हमने ट्रेनिंग केवल उस लिए दे दी कि हमारा काम निकल सके, उतनी ट्रेनिंग नहीं होती। ट्रेनिंग आपको उस चीज के लिए देनी चाहिए कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के साथ कैसे रहना है ना। वो कल्चरल ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, अप्रेजल, प्लेसमेंट, कॉम्पनसेशन की हम बात करते हैं। कॉम्पनसेशन यानी कि वही कि अगर आपका कुछ पर्सनली किसी का कुछ नुकसान हो जाए तो एम्प्लॉयर कितना उसको कॉम्पनसेट कर पा रहा है। तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो है एम्प्लॉय के अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव वो जो है सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं। तो ये एचआरएम ऑब्जेक्टिव्स जो हम लोग क्लासिफाई करते हैं 4 कैटेगरीज में, सोसाइटल, ऑर्गेनाइजेशनल, थर्ड इज फंक्शनल एंड फोर्थ इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने के लिए जो है एचआरएम को हम लोग पढ़ते हैं।